आज से पहले शायद कभी नहीं देखा गया। इसलिए आज हमने भी यही सोचा था कि डीएनए में इस आंधी और तूफान का विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज तूफान नहीं आया। हालांकि हम आपसे यही कहेंगे कि इस तूफान को पिकनिक की तरह मत लीजिए और पूरी एहतियात बरतिए। हम ये विश्लेषण अब किसी और दिन करेंगे। हालांकि आज हमारे पास एक ऐसी खबर जरूर है जिसे देखकर बहुत सारे लोगों के मन में वैसा ही तूफान आ जाएगा। ये रोहिंग्या मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा खुलासा है। जम्मू में बड़े ही संगठित तरीके से सेना के ठिकानों के आसपास रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध बस्तियां बसाई जा रही हैं, वो भी सेना के ठिकानों के आसपास, और धीरे धीरे वहां की आबादी के संतुलन को बदलने की कोशिश हो रही है। जम्मू में एक या दो नहीं बल्कि 39 इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान अवैध तरीके से रहते हैं। जम्मू के अलावा ये लोग सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग तक फैल चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जम्मू में इन लोगों की मौजूदगी सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस पर देश की सरकार और सिस्टम को ध्यान देना होगा। लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि यह खबर हमारे ही देश के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। भारत में कार को हमेशा सम्मान और रुतबे से जोड़कर देखा जाता है। आप भी शायद अपने पड़ोसी को देखकर उसका आकलन उसकी कार के हिसाब से ही करते होंगे। बहुत सारे लोग कार देखकर यह तय करते हैं कि सामने वाले की हैसियत क्या है। हालांकि लोग कभी यह नहीं सोचते कि अपनी गाड़ी खरीदने का अर्थशास्त्र क्या है और उन्हें अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन भारत के मुकाबले चीन की सोच बहुत अलग है। वहां के सिस्टम और वहां के लोगों ने गाड़ी के मालिकाना हक से जुड़ा एक नया अर्थशास्त्र ढूंढ लिया है। वहां के समाज का एक बड़ा वर्ग लंबी चौड़ी और महंगी गाड़ियां खरीदने के लालच से अब आजाद हो चुका है। चीन के बहुत सारे लोग अब अपनी कार खरीदने की बजाय किराए की इलेक्ट्रिक कार चलाने में यकीन रखते हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं और पर्यावरण को भी फायदा होता है। इस खबर में आपका नजरिया हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। और इसके अलावा आज जापान के बस ड्राइवर भारत के लोगों, नेताओं और तमाम संगठनों को हड़ताल की मर्यादा सिखाएंगे। जापान के एक शहर में बस ड्राइवर्स ने एक ऐसी हड़ताल की जिसमें ना तो कोई चक्का जाम किया गया, ना ही कोई बस रोकी गई, ना कोई तोड़फोड़ हुई, बल्कि टिकट मशीन बंद करके वहां के आम लोगों को मुफ्त में यात्रा करवाई गई। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब हड़ताल होती है तो अस्पताल और स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, सड़कों और रेलवे ट्रैक्स को जैम कर दिया जाता है, बसों की सेवाएं बंद हो जाती हैं, हिंसा और तोड़फोड़ होती है, बाजार बंद हो जाते हैं और उसके साथ ही राजनीतिक दुकानें खुल जाती हैं। लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां हड़ताल तो हुई लेकिन आम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। यह मर्यादा हमारे देश के लोगों को भी सीखनी होगी। और इसके बाद आज हम आपको उस मसाले के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत चांदी से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान जब राहुल से पीएम बनने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। Will you be the prime minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress party does. I'm talking of alliances. I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. केंद्र सरकार के मंत्रियों ने ये कहा है कि ये राहुल गांधी का एक सपना भर है। जिस व्यक्ति के पास वंदे मातरम गाने के लिए एक मिनट नहीं है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। भाई कोई मुंगेरी लाल जी को सपना देखने में कोई मना कर सकता है? कर्नाटक के चुनाव प्रचार में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीजापुर की रैली में सोनिया ने कहा कि वो एक अभिनेता की तरह भाषण देते हैं, लेकिन उनके भाषण से भूखों का पेट नहीं भरेगा। सोनिया ने ये भी कहा कि पीएम पर कांग्रेस मुक्त भारत का भूत सवार है। मोदी जी पर कांग्रेस मुक्त भारत का जुनून है। उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत का भूत लगा है। कांग्रेस मुक्त भारत तो छोड़िए, वे अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कर्नाटक में अपनी रैलियों के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार पर पलटवार किया। देश की जनता ने
एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को विदाई कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के पक्ष में लहर है। जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक दक्षिण में बीजेपी की एंट्री का दरवाजा है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में 5 साल तक जनता विरोधी सरकार चली है। 5 साल से यहाँ जिस प्रकार की जन विरोधी सरकार चली है, किसान विरोधी सरकार चली है, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा ध्वस्त कर रख दिया है। 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी है। इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कटौती हो रही है। अमित शाह ने कहा कि हर चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का गुस्सा बढ़ जाता है। बीजेपी अध्यक्ष ने जेडीएस के साथ गठबंधन को भी खारिज किया। पोस्ट पोल पार्टनर तब होता है जब हंग असेंबली आए। यहाँ पर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। कर्नाटक के बेलगावी में भगवा साफा बांधकर पहुंचे ओवैसी ने कहा कि क्षेत्रीय दल ही नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकते हैं। ओवैसी ने जेडीएस उम्मीदवार के समर्थन में रैली में हिस्सा लिया। अब याद रखो, नरेंद्र मोदी को अगर हराना है आइंदा पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो कांग्रेस की बस की बात नहीं। रीजनल पार्टीज का दौर आने वाला है। पूरे रीजनल पार्टीज मिलकर मिस्टर मोदी को दोबारा गुजरात को वापस गुजारने के बाद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में पत्थरबाजी की वजह से तमिलनाडु के एक सैलानी की मौत के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यपाल एन वोहरा से मिलकर राज्य के हालात पर चर्चा की। चेन्नई के रहने वाले 22 साल के तिरुमणि सोमवार को बडगाम के नरबल इलाके में पत्थरबाजों की चपेट में आ गए थे। गंभीर हालत में तिरुमणि को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बहुत ही दुखद है। मेरा सिर शर्म से झुक गया है। इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती थी। आज भी जो पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरकार सहन नहीं करेगी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने तिरुमणि की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। And what happened yesterday was absolutely unfortunate. It is completely condemned. तिरुमणि पर पत्थर फेंकने वालों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले 30 अप्रैल को भी पत्थरबाजों ने अनंतनाग में केरल से आए पर्यटकों पर पत्थर फेंके थे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस के 2 सांसदों ने वापस ले ली है। कांग्रेस सांसदों के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद याचिका वापस लेने का फैसला किया। दरअसल कपिल सिब्बल ने केस की सुनवाई के लिए बने संवैधानिक पीठ से ये सवाल पूछा कि बेंच बनाने का फैसला किस प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया है। सिब्बल ने उस आदेश की कॉपी मांगी। इस पर संवैधानिक पीठ ने कहा कि आदेश की कॉपी मांगने के बदले वो केस पर बहस करें, लेकिन कपिल सिब्बल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो कोर्ट ने याचिका को खारिज करने की बात कही। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपनी याचिका वापस ले ली। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे, तो हमने सोचा कि जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पे कैसे बहस कर सकते हैं पिटीशन पे, तो इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं करती। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी भारत के किसी भी संवैधानिक संस्थान पर विश्वास नहीं करते। उपराष्ट्रपति के फैसले को कांग्रेस के 2 सांसदों प्रताप सिंह बाजवा और अमीबेन याग्निक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को 2 दिन की नेपाल यात्रा पर जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ जनकपुर मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जनकपुर से अयोध्या तक बस सर्विस का उद्घाटन कर सकते हैं। दोपहर बाद प्रधानमंत्री काठमांडू पहुंचेंगे, जहां नेपाल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलेंगे। पीएम नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ रेलवे, बिजली और कृषि परियोजनाओं पर दस्तखत करेंगे। काठमांडू रक्सौल रेलवे नेटवर्क को लेकर भी दोनों देशों में समझौता हो सकता है। चीन से नेपाल की बढ़ती नजदीकी को देखते हुए पीएम मोदी के इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिण एशिया में नेपाल एकमात्र देश है जहां पीएम मोदी तीसरी बार जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज रात तूफान के साथ तेज बारिश होने की आशंका है। किसी भी इमरजेंसी का सामना करने के लिए दिल्ली में रेस्क्यू टीम को तैयार रखा गया है। सोमवार रात दिल्ली एनसीआर में
70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली थी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने हरियाणा के हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी। अभी डेवलप हो रहा है। हीटिंग के अनुसार शाम तक ये भी डेवलप होकर इन प्रांतों में भी आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। ऑलरेडी जारी है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई है। शिमला और कांगड़ा में भी तूफान आया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मई तक मौसम खराब रह सकता है। उत्तराखंड में भी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से यात्रियों को पांडुकेश्वर, जोशीमठ और बद्रीनाथ में रोका गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड बढ़ गई। बरेली की एक दरगाह ने मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हर जगह से हटा लेने का फतवा जारी किया है। आला हजरत दरगाह का कहना है कि देश के बंटवारे के वक्त मुसलमानों को काफी दर्द सहना पड़ा था और बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार था। एक फोटो को लेकर के इतना विवाद खड़ा नहीं किया जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे दुश्मन मुल्क का हिस्सा है। जहाँ जहाँ भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें लगी हैं उन सबको उतार देना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद के बीच फतवा जारी करने वाली ये दरगाह बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह है। 8 जून से हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में ड्रॉ के जरिए यात्रियों को चुना गया। 3,734 आवेदन हमें आए थे, जिसमें से हम 18 बैच विपुलेट से भेजेंगे, जिसमें हर बैच में 60 लोग होंगे, और 10 बैच हम नाथुरा से भेजेंगे, जिसमें हर बैच में 50 लोग। यात्रा के लिए एक जत्थे में एक परिवार के 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। हर जत्थे के लिए यात्रा 24 दिन की होगी। इसमें से 3 दिन दिल्ली में रुकना भी शामिल है। इस साल कुल 1580 श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए चुना गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 8 सितंबर को संपन्न होगी। पूरे उत्तर भारत में इस समय तूफान की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आज सबसे पहले वो खबर जो बहुत सारे लोगों के मन में वैचारिक तूफान लाने का काम करेगी। ये डीएनए टेस्ट रोहिंग्या मुसलमानों पर आधारित है, जिन्हें लेकर आज हम एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे और इसके लिए आपको हमारे साथ जम्मू चलना होगा। भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रहते हैं। ये लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए और फिर धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैल गए। देश का एक ऐसा ही हिस्सा है जम्मू और कश्मीर। हमने कई मौकों पर आपको ये बात बताई है कि बहुत से आतंकवादी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों के संपर्क में हैं, लेकिन हमारे देश के नेता और बहुत से बुद्धिजीवी मानव अधिकारों की बात करके उनका बचाव करते रहते हैं। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि 133 करोड़ लोगों के इस देश में क्या सिर्फ 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को जगह नहीं मिल सकती? क्या हम दरिया दिली नहीं दिखा सकते? तरह तरह की दलीलें और इतिहास के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन असलियत में ये एक तरह का दोहरा रवैया है और रोहिंग्या मुसलमान इसी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आज सवाल यह है कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए होने के बावजूद हमारे सिस्टम में अपनी जगह बनाने में कामयाब कैसे हो गए? वो कौन से लोग हैं जो राजनीतिक फायदे के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को हर तरह की मदद दे रहे हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने सीधे जम्मू से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम इस समस्या की मूल वजह का विश्लेषण करना चाहते हैं। आप इसे छोटा मोटा मुद्दा समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इस समस्या का असर आप पर और आपके परिवार पर भी भविष्य में पड़ सकता है, और जिस दिन आपके ऊपर इसका असर पड़ा उस दिन आपको समझ में आएगा कि यह कितना गंभीर मुद्दा है। जम्मू में 39 अलग अलग ऐसे स्थान हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से रहते हैं। जम्मू के अलावा ये लोग सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग तक पहुंच चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जम्मू में इन लोगों की मौजूदगी अब सेना और सुरक्षा बलों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। जम्मू के नरवाल इलाके में म्यांमार से आए 250 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, जबकि जम्मू के चन्नी हिम्मत इलाके में मौजूद पुलिस लाइंस के ठीक पीछे
करीब 750 रोहिंग्या मुसलमानों का अस्थायी घर है। खुलेआम ये वहां रहते हैं। इसके अलावा जम्मू के सुंजुआ इलाके में 200 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। और आपको यह भी बता दें कि सुंजुआ वही इलाका है जहां सेना का कैंप है और इसी कैंप पर फरवरी 2018 में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों ने हमला किया था। बाद में ऐसी खबरें भी आई थी कि इस हमले में किसी न किसी रूप में रोहिंग्या मुसलमानों ने आतंकवादियों की मदद की थी। इसके अलावा जम्मू के नगरोटा इलाके में कम से कम 40 रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और यहां पर भी भारतीय सेना की 16 कोर का हेडक्वार्टर है। यानी अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान बहुत सारी जगहों पर भारतीय सेना के सबसे संवेदनशील इलाकों के आसपास अपने पैर जमा चुके हैं और वहां पर वो ठीक ऐसे ही रहते हैं जैसे भारत के नागरिक रहते हैं, खुलेआम रहते हैं। और जैसा मैं आपको कह रहा हूं, जैसे आप और हम रहते हैं वैसे ही ये भी रहते हैं। और हमारा पूरा सिस्टम और राज्य की सरकार एक और आतंकवादी हमले का इंतजार कर रही है। अब आप ये देखिए कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों और कुछ अन्य समुदायों को वोट बैंक की जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 फरवरी 2018 को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत जिस भी जमीन पर खानाबदोश गुर्जरों या बकरवालों का कब्जा होगा उसे खाली नहीं कराया जा सकता। यहां तक कि पुलिस भी इस मामले में कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन इससे जम्मू की जनसंख्या के संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका ज्यादा माना जाता है, जहां आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद हिंदुओं की संख्या अब ना के बराबर रह गई है। कश्मीर घाटी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का जो जम्मू इलाका है, जम्मू एक हिंदू बहुसंख्यक इलाका है, लेकिन अब स्थानीय लोग ये कहते हैं कि अतिक्रमण के जरिए कश्मीर से बड़ी संख्या में गुर्जरों और बकरवालों को जम्मू में बसाकर वहां की डेमोग्राफी, जिसे हिंदी में जनसंख्या के वितरण कहते हैं, जनसंख्या का वितरण बदलने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हो सकता है कि ऐसे जो खबरें हैं, जो बातें हैं, वो आप तक ना पहुंचती हो। ऐसे हालात में हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों का बसना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। वहां के लोगों को इसमें एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश नजर आ रही है और जम्मू से बड़ी संख्या में लोगों ने हमसे संपर्क किया और लोगों ने हमें बताया कि वहां इस तरह की बातें हो रही हैं। भारत के ज्यादातर मीडिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, या ये समझ लीजिए कि वो इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए हमने जी न्यूज की टीम वहां पर भेजी, जो कई दिनों तक वहां रही। हमारे संवाददाता कई दिनों तक वहां रहे, लोगों से मिले और उसके बाद उन्होंने ये रिपोर्ट आपके लिए फाइल की है। कई एनजीओज भी रोहिंग्या मुसलमानों की मदद कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर कश्मीर से जुड़े हुए एनजीओज हैं। कश्मीरी आतंकवादी भी रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में बसाए जाने का खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने इन शरणार्थियों को कश्मीर से हटाकर, माफ कीजिएगा, जम्मू से हटाकर कश्मीर ले जाने की बात कभी नहीं की। और आज हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि इन सारे लोगों को जम्मू में क्यों बसाया जा रहा है, इन लोगों को कश्मीर में क्यों नहीं बसाया जा रहा, कश्मीर घाटी में इन्हें ले जाकर क्यों नहीं बसाते, सिर्फ जम्मू में ऐसे लोगों को क्यों बसाया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई है और उसमें भी रोहिंग्या मुसलमानों की बस्तियों को सैनिक ठिकानों और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया गया है और यह कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और अलगाववादियों के लिए अपना एजेंडा चलाना आसान हो जाएगा। यानी अलगाववादी अब धीरे धीरे कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं। म्यांमार में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं और म्यांमार उन्हें अपना नागरिक नहीं मानता। इसी वजह से इन लोगों का पलायन शुरू हो गया और इन्होंने बांग्लादेश के साथ साथ भारत में भी घुसपैठ करनी शुरू कर दी। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के गहरे ताल्लुक हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकवादी बना रहे हैं और अपने फायदे के लिए
उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इतने सस्ते आतंकवादी उन्हें और कहां मिलेंगे। ये एक बहुत खतरनाक और विस्फोटक स्थिति है। जम्मू में बसे रोहिंग्या शरणार्थियों पर भी इन आतंकवादी संगठनों की गहरी और पक्की नजर है। रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविरों में बड़ी आसानी से भविष्य के आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं। यानी कश्मीर में चल रहे आतंकवाद को जम्मू में फैलाने के लिए ये शरणार्थी एक बहुत ही आसान और सस्ता जरिया बन सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से रोहिंग्या मुसलमान इतना बड़ा खतरा क्यों है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी को भी शरणार्थी बनाने से पहले भारत को उसके हर प्रभाव या दुष्प्रभाव के बारे में विचार करना ही होगा और ऐसे अवैध शरणार्थियों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब खतरा सेना के ठिकानों तक पहुंच गया है। इस जगह पर जब खुदाई शुरू की गई, यहाँ पर जो बॉडीज हैं आपने देखी, वो यहाँ से निकलनी शुरू हो गई। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये खून के निशान हैं, यानी हाथ पैर बांधे गए। देखिए यहाँ शरीर के हड्डियों के तक के निशान हैं। आपने जी न्यूज पर म्यांमार के उन हिंदू परिवारों की चीखें सुनी जिन्हें रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने आतंक और दहशत का शिकार बनाया। आपने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से वो रिपोर्टिंग भी देखी जिसमें हमने खुलासा किया था कि कैसे इन इलाकों में हजारों रोहिंग्या मुसलमान गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आज का खुलासा देश की सुरक्षा के लिहाज से किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अब तो ऐसा लगने लगा है कि न सिर्फ संविधान और मानवाधिकारों की दुहाई देकर भारत में डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है, बल्कि वोट बैंक के लालच में भारत के सुरक्षा बलों को मौत की खाई में धकेला जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ जम्मू चलना होगा। कश्मीर में आतंकवाद का काला साया जम्मू पर भी पड़ता रहा और यहाँ के मंदिरों और फौजी ठिकानों पर कई बार बहुत बड़े आतंकवादी हमले हुए। लेकिन अब जो खतरा जम्मू के सामने है वो बाहर से नहीं, अंदर से है। आशंका है कि उधमपुर से लेकर जम्मू तक सारे फौजी ठिकानों की बहुत सफाई और बहुत खामोशी से घेरेबंदी की जा रही है। ये एक बड़े खतरे की आहट हो सकती है। जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्तियां सुरक्षा के लिए कभी भी बड़ा खतरा बन सकती हैं। इन बस्तियों में कितने रोहिंग्या हैं पक्की तौर पर कोई नहीं जानता। हालांकि कश्मीर सरकार ने इनकी तादाद 5,700 बताई है, लेकिन असल में इनकी तादाद 20 से 30,000 होने का दावा किया जाता है। यानी कानूनी तौर पर शरणार्थियों का शिनाख्त कार्ड वालों की तादाद 6,000 से भी कम है। बाकी हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों का न तो कोई चेहरा है और न ही कोई पहचान। आरोप गांधीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक रमन भल्ला पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने रोहिंग्या को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई। रोहिंग्यास जो थे ये 1996 के करीब यहाँ पे आए और 66 के करीब ये फैमिलीज यहाँ पे थी। उस वक्त बीजेपी के 8 विधायक यहाँ पे थे और फरूक अब्दुल्ला साहब की सरकार यहाँ पे थी। कांग्रेस तो कहीं पे उस वक्त मैदान में यहाँ पे थी नहीं। और ये चीजें जो वहाँ के विधायक, जो यहाँ का उस वक्त भी गांधीनगर का विधायक बीजेपी का था, ब्लेम गेम के माध्यम से नहीं, ये सबूत 96 में अगर किसी से भी आंकड़ा खोले तो उस वक्त बीजेपी के विधायक 8 थे जिनके माध्यम से ये यहाँ पे आके बस गए और वाजपेयी साहब की सरकार थी। मैं समझता हूँ कि उसके बाद बसने के बाद कोई एनजीओ आई किस ढंग से, अब पिछले 2-3 साल से इनकी गिनती जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर ये राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर हमारे 1 साल से कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, हम उनसे ये जानना चाहते हैं अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर किस बात के लिए समझौता करके आप सत्ता पक्ष में यहाँ पे सरकारें चला रहे हो। रोहिंग्या शरणार्थियों के पास आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र मिलने के बाद मामला और संगीन हो जाता है। ये आरोप लगाने वाले जम्मू में कम नहीं है कि संगठित तरीके से
रोहिंग्या के जाली पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारतीय पासपोर्ट तक बनाने की कोशिश की गई है और रोहिंग्या ड्रग तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है रोहिंग्यास का और बांग्लादेशीज का, बर्माज वगैरह का, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग ऐसे सेंसिटिव पोर्शंस में आ चुके हुए हैं, बस चुके हुए हैं। इनकी पूरी बस्तियाँ, कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, इनकी मार्केट्स बनी हुई हैं वहाँ पे, इनकी अपने लोगों की जो ये काम करते हैं, इनके लिए जो जहाँ से अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं, अपने रोज़ की चीज़ें जो यूटिलाइज़ करने वाली होती हैं लेते हैं। और ये कहीं तक अगर सोचा जाए तो ये ख़तरा है, हमारे जम्मू के लिए ख़तरा है, पूरे देश के लिए ख़तरा तो है ही है, जम्मू के लिए बहुत ख़तरा है। और उसका हाल ही में आपने अटैक भी देखा, कहीं ना कहीं शक की नज़र इन लोगों पे भी जा रही थी और इन लोगों को ईजी है यूज़ करना इन चीज़ों के लिए। अगर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को टारगेट करती हैं यूज़ करने के लिए, आई थिंक बड़े प्रॉपर चैनल से इन लोगों को यूज़ किया जा सकता है। जब मेरे लिए यहाँ काम करने को ही नहीं होगा, जब मेरी ज़मीनें ही मुझसे छीन ली जाएंगी, जब मुझे थ्रेट महसूस होगा, मुझे डर महसूस होगा, तो ऑब्वियसली ऐसी बातें होंगी कि भाई यहाँ से जाना पड़ेगा, शायद अब हम कश्मीरी पंडित के बाद हम यहाँ पे हैं। तो इस तरह का माहौल, एक जो बोलते हैं कि एक डर का माहौल, एक थ्रेट का माहौल, ये पूरा जम्मू महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक है ये आरोप कि रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्तियां जम्मू में सैनिक ठिकानों के लिए खतरा बन रही हैं। जम्मू और इसके आसपास भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं और ये आतंकवादियों के निशाने पर रहते हैं। कालूचक, सांबा और इसी साल फरवरी में जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित सुंजुआ में सैनिक छावनियों पर आतंकवादियों के खूनी हमले हो चुके हैं। यानी एक तरह से इन इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी बहुत खतरनाक है। इन लोगों का 3700 किलोमीटर दूर आके बसना, 11-12 स्टेटों को क्रॉस करके, वो इसी मंशा को दर्शाता है कि क्या ये लोग किस मंशा से यहाँ पे बसाए गए हैं। डेलिबरेटली इनको बसाया गया है। हमारे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो हमारे ही बाशिंदों को पूरे नहीं हो रहे। पहली बात ये। दूसरा बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे ये जो इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इनपुट्स हैं, जो मीडिया इनपुट्स हैं, उसमें डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन लोगों का लिंक विद मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं मुलविस पाया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिया है कि दीज पर्सन्स आर प्रोस्पेक्टिव थ्रेट फॉर द नेशन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दावा है कि रोहिंग्या के पास यूएन के कार्ड भी फर्जी है और उनके लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम संगठित तरीके से किया जा रहा है। हम इस वक्त तवी नदी के पुल पर है। तो तवी नदी यहाँ से निकलकर सीधे पाकिस्तान जाती है। यानी अगर पाकिस्तान से कोई घुसपैठिया जम्मू शहर में आना चाहे तो नदी के साथ साथ वो बहुत आसानी से आ सकता है और उसे किसी खास सुरक्षा बलों के प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस नदी के दोनों ही ओर अवैध बस्तियां हैं। इनमें कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से आए हुए गुजर भी हैं और उन्हीं के बीच बीच रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों की झुग्गी बस्तियां भी बसती जा रही हैं। तवी नदी जम्मू के बीच से होकर गुजरती है और 4 पुल आवागमन का साधन है। इन पुलों के खतरे में आने का मतलब है सैनिक छावनियों का 2 हिस्सों में बंट जाना। तवी नदी के कछार का इलाका भी अवैध कब्जों की चपेट में है। यानी ये अवैध बस्तियां आसानी से पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों के लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती हैं। यहाँ तक कि 10 फरवरी को सेना के सुंजुआ कैंप पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन स्पीकर कविंदर गुप्ता ने रोहिंग्या शरणार्थियों को इस हमले से जोड़ा था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सुंजुआ अटैक के बाद ये वाकई में चिंता का विषय हो जाता है। मुझे याद है कि जब सुंजुआ अटैक हुआ था तो कोई पत्रकार थी, वो किसी के घर के ऊपर चढ़ करके वहाँ सुंजुआ कैंप साफ दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार दीवारों के आसपास बसना चिंताजनक तो है ही। वो लोग आकर के यहाँ राशन कार्ड और आधार कार्ड बना लेते हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहा होगा। इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सस्पिशियस कैरेक्टर तो उनका हो ही सकता है, मेरा ये मानना है। जम्मू में रोहिंग्या को मुख्य रूप से नरवाल, भटिंडी, छन्नी, करियानी तालाब, सुंजुआ जैसी जगहों पर बसाया गया है। इनमें नरवाल सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ रोहिंग्या शरणार्थियों ने अस्थायी मकानों के बीच अपना एक बाजार भी बनाया है। कुछ दिन पहले रोहिंग्या बस्ती में जाने वाले पत्रकारों की पिटाई के बाद माहौल संवेदनशील है।
दिन में ज्यादातर रोहिंग्या रोजगार के लिए गए हैं और बस्ती में सन्नाटा है। कमाल हसन एक रोहिंग्या हैं और वो भी दूसरे हजारों रोहिंग्या की तरह म्यांमार से आए हैं। यहाँ ये नरवाल जम्मू में रोहिंग्याओं की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ तकरीबन 600 से 700 परिवार रहते हैं रोहिंग्याओं के, और हर परिवार में तकरीबन 8 से 10 लोग हैं, यानी तादाद अच्छी खासी है। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा मार्केट बना रखा है आसपास की जगह को किराए पर लेकर, जहाँ अपने ज़रूरत की ये चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। कुछ लोग इनमें से रेहड़ियाँ लगाते हैं, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं दिहाड़ी पर। यहाँ तक सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन समस्या वहाँ आनी शुरू होती है जहाँ पता लगता है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास न तो वैध कार्ड हैं और न ही वैध रोजगार, और ऐसे ही लोग सबसे आसान निशाना बनते हैं आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों की साजिशों का। सीधे शब्दों में देश के संसाधनों से अवैध शरणार्थी फल फूल रहे हैं और देश के ही कुछ लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हो तो ऐसे विषय को हल्के में लेना हमारे देश के सिस्टम के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। जम्मू को बचाना है। कैमरामैन दिनेशन के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, जम्मू। हमारे देश में जब भी कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले उसमें धर्म या जाति का एंगल ढूंढा जाता है और फिर एक खास एजेंडे के हिसाब से अखबारों में लेख लिखे जाते हैं और न्यूज चैनलों पर तीखी बहस होती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो भारत में पिछले कई वर्षों से चल रहा है। भारत में अवैध तरीके से रहने वाले 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी यही हो रहा है और इसी की आड़ में रोहिंग्या मुसलमान तेजी से हमारे सिस्टम में अपनी जगह बना चुके हैं। सच तो यह है कि हमारे देश के बुद्धिजीवियों की आंखों पर धर्म का चश्मा लगा हुआ है, जिसके आगे उन्हें असली मुद्दे नजर नहीं आते, फिर चाहे वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई गंभीर मुद्दा ही क्यों ना हो। हमें लगता है कि रोहिंग्या मुसलमानों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आम लोगों के साथ साथ सेना के जवानों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मुद्दा है। और आज इस खबर को आप तक पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी जब हमें यह पता चला कि अब रोहिंग्या मुसलमानों ने सेना के कैंप्स के आसपास बसना शुरू कर दिया है और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिंग्या मुसलमान अगर पुलिस लाइंस के ठीक पीछे अपनी बस्ती बना लें और सेना के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां अपनी बस्तियां बसा लें और हमारी सरकार और हमारा सिस्टम उन्हें वहां से हटा ना पाए, तो इससे गंभीर मुद्दा और कुछ नहीं हो सकता। भारत में अपनी गाड़ी खरीदना हर इंसान का सपना होता है। हमारे देश के लोग कार खरीदने के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, दोस्तों से उनकी राय लेते हैं और पूरा परिवार बैठकर कई महीनों तक सोच विचार करता है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। रिसर्च करते हैं और फिर ज्यादातर लोग अपनी क्षमता के अनुसार लोन लेकर गाड़ी खरीद लेते हैं। किसी तरीके से गाड़ी खरीद पाते हैं। हम यहाँ पर मध्यम वर्ग की, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। यह फैसला लेते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि गाड़ी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, गाड़ी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि बाकी के वाहनों को अपनी नजर नीची करके देखा जा सके और उसे देखने पर ऐश्वर्य का भाव पैदा होना चाहिए। यानी गाड़ी हमारे देश में एक स्टेटस सिंबल है। ये बातें गाड़ी के टेक्निकल फीचर्स और माइलेज से भी ज्यादा जरूरी होती हैं, क्योंकि भारत में कार को हमेशा सम्मान और रुतबे से जोड़कर देखा जाता है। बहुत सारे लोग कार देखकर ये तय करते हैं कि सामने वाले की हैसियत क्या है। हालांकि लोग कभी ये नहीं सोचते कि अपनी गाड़ी खरीदने का अर्थशास्त्र क्या है और क्या होना चाहिए और उन्हें अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत है भी या नहीं। लेकिन भारत के मुकाबले चीन की सोच बहुत अलग है। वहां के सिस्टम और वहां के लोगों ने गाड़ी के मालिकाना हक से जुड़ा एक नया अर्थशास्त्र ढूंढ लिया है। वहां के समाज का एक बड़ा वर्ग लंबी चौड़ी और महंगी गाड़ियां खरीदने के लालच से अब आजाद हो चुका है। चीन के बहुत सारे लोग अब अपनी कार खरीदने की बजाय किराए की इलेक्ट्रिक कार चलाने में यकीन रखते हैं। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक चीन के 60% लोग गाड़ी खरीदने को अपने स्टेटस सिंबल से नहीं जोड़ते।
चीन में ट्रैफिक की समस्या और गाड़ी के मेंटेनेंस के खर्चे को देखते हुए 42% लोग ये मानते हैं कि अपनी गाड़ी खरीदने में कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर विकल्प ये है कि शेयर्ड कार, बाइक या साइकिल का इस्तेमाल किया जाए, यानी कारों को शेयर किया जाए। एक ऐसी शेयर्ड सर्विस है जिसके तहत चीन की सड़कों पर बड़ी संख्या में कार, बाइक और साइकिलें 24 घंटे उपलब्ध होती हैं और इन्हें एक ऐप के जरिए बुक करके किराए पर लिया जा सकता है और यात्रा पूरी होने के बाद आप इसे सड़क पर छोड़ सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक चीन में प्राइवेट कारें 93% समय में पार्किंग में ही रहती हैं, जबकि शेयर्ड सर्विस के तहत इस्तेमाल होने वाली कारें 40 से 60% समय में सड़कों पर रहती हैं। यानी जब जो चीन के लोग हैं, एक आम चीनी व्यक्ति की कार 93% समय पर सिर्फ पार्किंग में ही खड़ी रहती है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे कार का इस्तेमाल बहुत किफायती हो जाता है क्योंकि लोग उसी कार को अलग अलग लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। किराए की कार खुद खरीदी गई कार से सस्ती क्यों पड़ती है? अब इसका पूरा अर्थशास्त्र समझिए। कार के एक्सपर्ट्स कार के खर्च को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कार खरीदने की डाउन पेमेंट्स, लोन की EMI और कार का इंश्योरेंस आते हैं, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में कार का ईंधन और मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं जो काफी महंगा पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप हर रोज 30 किलोमीटर कार चलाते हैं तो आपका एक दिन का औसत खर्च करीब 23 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। इस हिसाब से हर रोज 690 रुपए खर्च होंगे और अगर इसमें पार्किंग का खर्च भी जोड़ लिया जाए तो लागत और भी बढ़ जाती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये खर्च गाड़ियों की औसत कीमत पर आधारित है। अगर गाड़ी महंगी होगी तो ये खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि शेयर्ड सर्विस में यह लागत 19 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ती है। इस हिसाब से हर रोज 570 रुपए खर्च होंगे, यानी हर रोज 120 रुपए की बचत। और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको बैंक की EMI, इंश्योरेंस और पार्किंग की जगह ढूंढने से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप कम दूरी के लिए बाइक और साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो ये खर्च बहुत कम हो जाता है। भारत में आजकल साइकिल को गरीबी की निशानी माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन चीन में साइकिल का इस्तेमाल करना शर्म की बात नहीं है। वहां अपनी सेहत, शहर के प्रदूषण और वक्त और पैसे की बचत को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर लोग साइकिल ही चलाते हैं। हमारी टीम ने चीन जाकर इस पूरे विषय पर एक रिपोर्टिंग की है। इस खबर में भारत का नजरिया बदलने की ताकत है और इससे हमारे देश को और आप सबको बहुत फायदा हो सकता है। यह है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चाइना। आबादी ज्यादा है तो जाहिर है सड़कों पर भीड़ भी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन चीन की सड़कों पर ट्रैफिक जैम का एहसास आपको नहीं दिखाई देगा। आज हम आपके सामने चीन की खाली सड़कों का राज खोलने जा रहे हैं। आबादी में हमसे ज्यादा होने के बावजूद आखिर क्या वजह है कि चीन की सड़कें हमारे देश की सड़कों की तरह जाम से परेशान नहीं रहती? कहते हैं कि चीन 10 साल पहले ही अपने भविष्य की योजनाओं को अमली जामा पहना लेता है, यानी 10 साल बाद होने वाले हालात से निपटने के इंतजाम 10 साल पहले ही कर लिए जाते हैं। अपनी सड़कों को जाम से बचाने के लिए चीन ने एक अनोखा और सफल प्रयोग शुरू किया है। शेयरिंग बाइक और शेयरिंग कार के नाम से शुरू किए गए इस प्रयोग ने चीन की सड़कों का बोझ आधा कर दिया है। भारत की सड़कों पर जाम और प्रदूषण ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन मुद्दों पर हमारे यहाँ चर्चा होती है। देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह पर सरकारें आपस में आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ देखने को मिलता नहीं। लेकिन आज हम आपको चीन से कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, खासतौर से जाम से निपटने के लिए, प्रदूषण से निपटने के लिए। चीन ने कुछ इस तरीके का अपनी सड़कों पर एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिसके जरिए आप देखिए सड़कों पर
उस तरीके का जाम देखने को नहीं मिलेगा और प्रदूषण धीरे धीरे कंट्रोल में होता चला जाएगा। इस तरीके से चीन की सड़कों पर साइकिल्स खड़ी रहती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी रहती हैं, इलेक्ट्रिक कार्स खड़ी रहती हैं और ये इसको देखने, कहने, सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये कुछ कंपनीज हैं जिनको कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और उन कंपनीज ने इन साइकिल को, बाइक्स को, कार को सड़कों पर ऐसे खड़ा किया हुआ है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी बाइसिकल इस तरीके से यहाँ पे आम जनता के यूज़ के लिए खड़ी की हुई है। इसमें एक वो है सर, स्कैन कर सकते हैं आप इसके कोड को और स्कैन करने के बाद आप इसको राइड कर सकते हैं। तो इसका जो चार्जेस है वो 1 RMB होता है, आप जितना भी राइड कर रहे हैं इसे। एक बार अनलॉक करने के बाद आप इसको दोबारा खोलना पड़ेगा स्कैन करके। अच्छा, मतलब अगर मुझे ये साइकिल चलानी है तो मुझे किसी से पूछना है और कहना सुनना नहीं है कि साहब मुझे ये साइकिल चाहिए। आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है मोबाइक करके, आप उसको ऑन करेंगे और इस कोड को स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी। चीन में आप अपनी कार, बाइक या साइकिल की चाबी को घर पर रखकर बड़े आराम से कहीं भी कभी भी घूम सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टैक्सी, ऑटो, मेट्रो या बस की भी जरूरत नहीं। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल और उसमें कार, बाइक और साइकिल का शेयरिंग ऐप होना चाहिए। अब इस ऐप के जरिए कैसे इस साइकिल को या कार को या फिर बाइक को खोला जाता है ये भी समझ लेते हैं धीरे से। इसमें सर एक ऑप्शन है अनलॉक का। अनलॉक का जी, मैं इस पर क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद जो इसका QR कोड है, अच्छा, इसमें 2 QR कोड है, एक आगे भी है और एक पीछे भी है। अच्छा, पीछे इन केस अगर आगे वाला यूज नहीं होता है तो हम पीछे वाला यूज कर सकते हैं। अच्छा, 2 ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो मैं फिलहाल पीछे वाला यूज करता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। अब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद ये लॉक खुलेगा। भारत में हम लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ऐसी सोच की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ऐसी सोच बहुत कम देखने को मिलती है। ज़मीनी हकीकत में, ज़मीनी स्तर पर ऐसी बाइक्स अगर दिल्ली की सड़कों पर आ जाएं, ऐसी साइकिल्स अगर दिल्ली की सड़कों पर आ जाएं तो बहुत फ़ायदा मिल सकता है। जाम के साथ साथ प्रदूषण, जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है भारत में, उससे। अब इस साइकिल को उठाइए, जहां ले जाना हो जाइए, जहां मर्जी हो खड़ी कीजिए और चले जाइए। साइकिल की तरह चीन की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कार भी आपको खड़ी मिल जाएगी। इस कार को चलाने के लिए बस आपके मोबाइल ऐप में पैसा होना चाहिए। अपने ऐप से कार पर लगे कोड को स्कैन कीजिए, बस उसके बाद स्टीयरिंग पकड़कर हवा से बातें करना शुरू कर दीजिए। इस अनोखे प्रयोग ने चीन की सड़कों पर जाम से आजादी दिलाने वाली क्रांति ला दी है। वहीं लोग कार और बाइक को खरीदने पर पैसा खर्च करने की जगह सस्ता किराया देकर सुविधा उठा रहे हैं। इस क्रांतिकारी कदम से चीन में प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी बड़ी मदद मिल रही है, क्योंकि शेयरिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक कार और बाइक ही आपको मिलेगी। जब हम आपको मोबाइल दिखा रहे हैं तो उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिक बाइक भी दिखा रहे हैं, क्योंकि चीन के कई शहरों में इसी तरीके की बाइक भी अब शेयरिंग के तौर पर मिलने लगी हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक चीन के कई शहरों में आपको शेयरिंग के तौर पर देखने को मिलेंगी। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। हालांकि ऐसी बाइक्स हमारे देश में भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन शेयरिंग बाइक जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अभी तक नहीं पहुंची है। और शेयरिंग बाइक की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग बार बार ये प्रचार प्रसार तो करते हैं। दिल्ली में सरकार बार बार कहती है कि गाड़ी शेयर कीजिए, कार शेयर कीजिए, लेकिन ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं जैसे ऑप्शन चीन की सरकार दे रही है। वो यहाँ पर बाकायदा प्राइवेट कंपनीज को ये मौका दे रही है कि आप खुद ऐसी गाड़ियाँ चलाइए जिसे लोग शेयर कर सकें, जिसका इस्तेमाल करें, कहीं भी ले जाकर खड़ा करें और उसके बाद अपने काम पर चले जाएं। अपने इस प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चीन ने अपने हवाई अड्डों से लेकर मेट्रो स्टेशन के बाहर तक शेयरिंग गाड़ियों की लाइन लगा दी है। शेयरिंग गाड़ी अब धीरे धीरे चीन के लोगों की आदत में शामिल हो चुकी है। इस साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करने और ताला लगाने के बाद जहन में सिर्फ एक बात आती है कि क्या कभी हमारे देश में जाम और प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए ऐसी कोई चाबी मिल पाएगी? कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया,
वुहान, चाइना। चीन से हमने अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक सबक ले लिया। अब हम आपको जापान लेकर चलेंगे और यहां से भी आप सब और आपका देश यानी भारत बहुत कुछ सीख सकता है। जापान से भारत को मर्यादा की शिक्षा देने वाली एक खबर हमारे पास आई है। जापान एक ऐसा देश है जहां के नागरिकों से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। जापान के नागरिकों ने एक बार फिर नैतिकता, मानवीय मूल्य, मर्यादा और आदर्शों का ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आज पूरी दुनिया जापान की प्रशंसा कर रही है। जापान में एक ऐसी हड़ताल हुई है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। जापान के शहर ओकायामा में बस ड्राइवर्स ने एक हड़ताल की, लेकिन इस हड़ताल में ना तो कोई चक्का जाम हुआ, ना ही कोई बस रोकी गई, बल्कि जापान के आम लोगों को बस ड्राइवर्स की हड़ताल से फायदा ही हुआ, क्योंकि लोगों को मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिला। भारत में आपने देखा होगा हड़ताल का मतलब होता है हंगामा, हुड़दंग, हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव। स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, अस्पताल बंद हो जाते हैं, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब तक लोग परेशान नहीं होते उस बंद को सफल नहीं माना जाता। जब तक तोड़फोड़ ना हो, गाड़ियां ना टूटें और जनता की संपत्ति का नुकसान ना हो, तब तक उस बंद को हम सफल नहीं मानते। हमारे देश में हड़ताल का मतलब होता है सभी जरूरी आवश्यक सेवाओं का बंद होना। भारत में जब हड़ताल होती है तो अस्पताल, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, यातायात बंद होना जरूरी माना जाता है और पूरा सिस्टम कामकाज छोड़कर आराम करने लगता है। जब भी हड़ताल या बंद की घोषणा होती है तो राजनीतिक दुकानें सज जाती हैं, खुल जाती हैं। नेता अपनी छवि चमकाने में जुट जाते हैं, यानी कुछ लोग हड़ताल और बंद का फायदा उठाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और बहुत सारे लोग तो लूटपाट भी शुरू कर देते हैं, जबकि आम आदमी इसकी वजह से परेशान होता रहता है। लेकिन अगर आप जापान की इस हड़ताल पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी देश के नागरिकों का सच्चा कर्तव्य क्या होता है। ओकायामा में तमाम बस ड्राइवर्स जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। वो अपनी मांगें सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही वो ये नहीं चाहते थे कि आम लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ हो। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला और टिकट मशीन को बंद कर दिया। इससे लोगों की यात्रा मुफ्त हो गई और उनका विरोध भी दर्ज हो गया। यानी यात्रा चलती रहेगी, सिर्फ टिकट नहीं खरीद पाएंगे। वहां के बस ड्राइवर्स का कहना है कि अगर वो बसों को बंद कर देते तो आम नागरिकों को परेशानी होती और उन पर यह आरोप लगता कि बस ड्राइवर्स को सिर्फ अपनी चिंता है, लोगों की नहीं। लेकिन इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की वजह से बस सर्विसेज के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि आम लोग खुश हैं और शायद अब वो भी ड्राइवर्स का साथ देने लगेंगे। जापान के लोगों ने आज पूरी दुनिया को यह बताया कि हड़ताल की भी एक मर्यादा होती है। भारत के लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में हड़ताल के नाम पर आम लोगों के सुख और चैन को छीन लिया जाता है, रौंद दिया जाता है, चाहे सड़कें जाम हो जाएं, एम्बुलेंस में किसी मरीज की मौत ही क्यों ना हो जाए। हड़ताल करने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगजनी, फायरिंग, तोड़फोड़, मारपीट, गुंडागर्दी और मौत, भारत में हड़ताल की तस्वीरों को आप इन सारे शब्दों में समेट सकते हैं। भारत एक हड़ताल प्रधान देश बन चुका है, लेकिन भारत के लोग अब भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन की मर्यादा को समझ नहीं पाए हैं। और अब वापस अपने देश आते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए 12 मई को वोटिंग होनी है और 15 मई को नतीजे आ जाएंगे। यानी अगर आज का दिन हटा दिया जाए तो अब वोटिंग में सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। इसलिए हम आपको जल्दी से कर्नाटक चुनाव का एक ताजा अपडेट दे देते हैं। जो लोग कर्नाटक में रहते हैं उनके लिए तो ये वाकई बड़ा चुनाव है ही, क्योंकि उनके राज्य की सरकार का मामला है। लेकिन जो लोग कर्नाटक में नहीं रहते उन्हें इस चुनाव में दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए, और दिलचस्पी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि पूरा देश इस चुनाव को इसलिए देख रहा है ताकि वो ये देख सके कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी उतनी बची है जितनी 2014 में थी कि नहीं। कांग्रेस वापस उभर कर सामने आएगी या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है। आज कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई 3 बड़ी बातें हुई हैं कर्नाटक में।
जो आपको समझनी चाहिए। पहली बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को करीब 21 महीने के बाद आज कोई चुनावी रैली करनी पड़ी। इससे पहले सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनावी रैली में दिखाई दी थी। अगस्त 2016 में हुई इस रैली के दौरान सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए, लेकिन सोनिया गांधी के लिए वो कभी रैली में नहीं गई। यानी सोनिया गांधी ने पिछले करीब 2 वर्षों से अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स, जिसको आप कहेंगे सक्रिय राजनीति, और जो इलेक्शन कैंपेन है, चुनाव प्रचार है, उससे अपने आप को बिल्कुल दूर रखा हुआ है। वो आमतौर पर अब रैलियों में नहीं जाती। लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं और कर्नाटक में पूरी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर नहीं जाना चाहती कर्नाटक में। ऐसे में सोनिया गांधी का चुनावी रैली के लिए आना बहुत बड़े राजनीतिक संकेत दे रहा है। एक तरह से सोनिया गांधी ने सक्रिय चुनाव प्रचार से अवकाश ले लिया था, लेकिन आज कर्नाटक के बीजापुर की उनकी रैली ये बताती है कि कर्नाटक में कांग्रेस को सोनिया गांधी की सख्त जरूरत पड़ गई। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। कर्नाटक चुनाव में आज की दूसरी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात वो खुद जानते हैं और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। और तीसरी बड़ी बात ये कि बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहा है कि मोदी सरकार को लेकर किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कल मैंने बेंगलुरु में जाकर अमित शाह का एक इंटरव्यू किया था, जिसका एक छोटा सा हिस्सा आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सोनिया गांधी की बात करेंगे। राहुल गांधी की मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस बात को अच्छी तरह समझ रही हैं कि अगर राहुल गांधी कर्नाटक का चुनाव भी हार गए तो उनके राजनीतिक जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है, सिर्फ 1 साल का समय बचा है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष भी राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने में असहज महसूस करेगा। इसलिए करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद सोनिया गांधी ने अपना वनवास तोड़ा है और आज 2 साल के बाद अपनी पहली चुनावी रैली की है। और इस रैली में सोनिया गांधी के भाषण का निशाना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। मोदी जी पर कांग्रेस मुक्त भारत का जुनून है। उन्हें कांग्रेस मुक्त भारत का भूत लगा है। कांग्रेस मुक्त भारत तो छोड़िए, वे अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके मुख्यमंत्री ने आपकी तकलीफों को देखकर मोदी जी से आपको मदद दिलवाने के लिए समय मांगा। आपको मदद देना तो दूर की बात ही, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने से भी इनकार कर दिया। जिन जिन राज्यों में सूखा पड़ा, मोदी सरकार ने उन राज्यों को हजारों करोड़ दिए, लेकिन कर्नाटक के किसानों के घावों पर नमक छिड़कते हुए सबसे कम पैसा दिया। मोदी जी, क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास? मोदी जी को इस बात का गर्व है कि वे बहुत अच्छा भाषण देता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वे एक बड़े ऑरेटर हैं, वे एक अभिनेता की तरह भाषण देते हैं। मैं तो चाहती हूँ अगर उनके भाषण से देश का पेट भर सकता हो तो वे और भी भाषण दें, लेकिन केवल भाषण से तो पेट नहीं भर सकता। इसके लिए तो दाल चावल ही चाहिए। मोदी जी के भाषण से तो बीमार ठीक नहीं हो सकते, इसके लिए तो अस्पताल दवाइयाँ ही चाहिए। कि प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं गलत ही बोलते हैं, इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं और हमारे
महान स्वाधीनता सेनानियों का अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप तो ये बताइए कि देश के किसानों के लिए क्या किया मोदी जी ने, युवाओं को रोजगार के लिए क्या किया मोदी जी ने, मध्यम वर्ग के लिए क्या किया मोदी जी ने, महिलाओं, बच्चियों, पिछड़ों, दलितों और अकलियतों की सुरक्षा के लिए आपने मोदी जी आपने क्या किया है। तो आपने देखा कि सोनिया गांधी ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और अपने भाषण में काफी लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ही बात करती रहीं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कि अब सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो खुद भी मैदान में आ चुकी हैं। और आज 2 साल के बाद सोनिया गांधी ने कोई पहली अपनी राजनीतिक रैली की है और वो कर्नाटक में की। इससे आप मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। और आजकल राहुल गांधी के बयानों में भी आत्मविश्वास की आंधी और वंशवाद का तूफान आपको दिखाई देगा। और इसी आंधी तूफान में आज उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर दी। बेंगलुरु में राहुल गांधी एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और वहीं पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वर्ष 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। But I'm pretty convinced that Mr. Modi is not going to be the Prime Minister. I can see it in his face. He knows it. Will he be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. राहुल गांधी ने 2 बड़ी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। यानी वो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने शायद अपनी पार्टी के लोगों से या उस वक्त के जो चुने हुए सांसद जब बने आएंगे 2019 में, उनसे पूछना उन्होंने सही नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो सांसद चुन के आते हैं वो चुनते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन राहुल गांधी अभी से ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि वो जिस परिवार से आते हैं और वंशवाद के नाते प्रधानमंत्री पद पर पहला अधिकार उन्हीं का होगा। आपने राहुल गांधी का ये बयान सुन लिया। आपने अक्सर बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू सुने होंगे, देखे होंगे। मैंने खुद भी बहुत सारे नेताओं के इंटरव्यू किए हैं और अक्सर जब हम किसी नेता से ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या फिर क्या आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अक्सर नेताओं का जवाब होता है कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी ही इसका फैसला करेगी, या सांसद या विधायक इसका फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा आमतौर पर लोकतांत्रिक पार्टियां कहती हैं। लेकिन राहुल गांधी 1 साल पहले से ही ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो प्रधानमंत्री वही बनेंगे। अब यहां विचार करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हर दूसरे तीसरे दिन ये कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है। आजकल मुद्दा और सवाल कोई भी हो, कांग्रेस के नेताओं का जवाब यह होता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है उससे यही लगता है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं और इसकी वजह गांधी परिवार का वंशवाद है। अभी से उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस पार्टी जीती। और कल मैंने बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का एक इंटरव्यू किया था बेंगलुरु में। उस इंटरव्यू में मैंने अमित शाह से राहुल गांधी के इस अग्रेशन यानी आक्रामक अंदाज के बारे में भी पूछा था। इस पर अमित शाह ने क्या जवाब दिया था वो भी आपको सुनना चाहिए। आज हमने राहुल गांधी को साइकिल चलाते हुए देखा और राहुल गांधी बयानबाजी भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, भाषण अच्छे दे रहे हैं, लगातार आपको चुनौती दे रहे हैं। इस चुनाव में आपको राहुल गांधी का अग्रेशन कैसा लग रहा है? हर बार एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं। लगभग 7-8 चुनावों से मैं देख रहा हूँ, हर हार उनका एग्रेशन बढ़ाती है। पिछली बार जब आप कर्नाटक में आए थे तब सोनिया गांधी लीड कर रही थी, इस बार राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, कोई अंतर आप देखते हैं? देखिए, राहुल जी के नेतृत्व में काफ़ी चुनाव हुए। भले सोनिया गांधी जी अध्यक्षता थी, परंतु राहुल गांधी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और करीब करीब काफ़ी समय से 2015 से कांग्रेस की चीज़ों को देख रहे हैं। 2014 से अब तक कांग्रेस की 11 सरकारें चली गई।
ये भी जाएगी। निश्चित रूप से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हार निश्चित है। एंटी इनकम्बेंसी वेव जो आप बता रहे हैं आपको यहाँ देखने को मिली होगी, और भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ आपने विजय हासिल की जब से 2014 के बाद अब तक, हर जगह एंटी इनकम्बेंसी वेव का फ़ायदा आपको मिला। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही थी, पर अब 4 साल के बाद यही लहर का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता कि 4 साल में हमने सरकार चलाते वक्त सदैव ध्यान रखा है कि इस देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए। सुधीर भाई, 22 करोड़ परिवारों को हमने टच किया है, उसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण आज 3.5 करोड़ घरों में गैस पहुंच चुका है, 7.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच चुका है, 1 करोड़ घरों में लाइट पहुंच चुकी है। 19,000 गांव जो 70 साल से, आज़ादी के 70 साल से अंधेरे में जीते थे, वहां पर लाइट पहुंचाने का हमने काम समाप्त कर दिया। करोड़ों बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, संपूर्ण किया है। अनेक लोगों को, करोड़ों लोगों को बीमा से सुरक्षित, सिर्फ 12 रुपये में बीमा से सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक आज भारत की अर्थव्यवस्था है। दुनिया में देश के गौरव को बहुत ऊपर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और आज भारतीय न केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी जो रहता है, मूल भारत का निवासी है, वो गौरव की प्रतीति करता है कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत आगे बढ़ रहा है और भारत दुनिया में अपने गौरव को बढ़ा रहा है। 22 करोड़ परिवारों के जीवन धोरण के अंदर, जीवन स्तर के अंदर उठाव लाना ये कोई बहुत कम बात नहीं है। 70 साल से नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी 70 साल में कर लेती तो हमारे नसीब में करने को ना आता, हमारे भाग्य में भी ना होता। 70 साल से उन्होंने नहीं किया जो हमने 4 साल में किया। मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी की जगह ये 22 करोड़ परिवारों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत नीचे स्तर का, बूथ स्तर तक नीचे पहुंचाया। आज 11 करोड़ सदस्यों वाली ये पार्टी बनी है। मैं मानता हूं ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। ये गरीबों का आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। जो मोदी जी को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मेरे मन में जरा भी डर नहीं है, संशय भी नहीं है कि हमें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा। आपने सोनिया गांधी के आरोप सुने, आपने राहुल गांधी की इच्छा सुन ली कि वो अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की रैली की एक झलक दिखाना चाहते हैं। इन सब आरोपों के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी अब आप सुन लीजिए। देश की जनता ने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी को विदाई कर दिया है। जब लोकसभा का चुनाव आया, 400 एमपी वाली कांग्रेस पार्टी 40 पर आकर के अटक गई। भाइयों, 40 पे अटक। ये जनता का मिजाज है भाइयों बहनों। और बाद में जहां भी चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई। तेलंगाना में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई। ओडिशा में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस गई। उत्तराखंड में चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, त्रिपुरा में चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। देश के हर कोने में से कांग्रेस, कर्नाटक में भी पक्का अब बच नहीं सकती।
पार्टी को कोई बचा नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये उम्मीद है कि अब कांग्रेस पार्टी को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी को ये उम्मीद है कि 2019 के बाद अगले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। इसलिए अगला एक साल बहुत दिलचस्प रहने वाला है आप सबके लिए, पूरे देश के लिए। और अब आज के इतिहास से जुड़ा एक सवाल आपके लिए। आज आपको ये बताना है कि युद्ध से प्रभावित सैनिकों और लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने वाली संस्था रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। आप इस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब देखते हैं कि आज का इतिहास क्या कहता है। मशहूर फ्रांसीसी केमिस्ट एंटोइन लेवोइजियर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1794 में हुआ था। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों की पहचान की और उन्हें नया नाम दिया। उन्होंने ही दुनिया को यह बताया था कि कोई भी चीज अपना आकार या स्वरूप तो बदल सकती है, लेकिन उसका मास यानी उसमें पदार्थ की मात्रा वही रहती है। लेवोइजियर ने केमिस्ट्री की पहली टेक्स्ट बुक भी लिखी थी। रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हेनरी डुनांट का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1828 में हुआ था। रेड क्रॉस का मकसद था युद्ध से प्रभावित सैनिकों और लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना। इस संस्था को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संस्था आज दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में विस्थापितों और सैनिकों तक राहत पहुंचा रही है। और आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। इसमें शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं और शरीर में खून की कमी हो जाती है। भारत में हर साल 10,000 से ज्यादा बच्चे जन्म से ही थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं और हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत सही समय पर इलाज न मिलने के कारण हो जाती है। बनारस घराने की शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1929 में हुआ था। गिरिजा देवी ने 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से सार्वजनिक गायन की शुरुआत की थी। गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी भी कहा जाता है। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 89 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1984 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार कर दिया था। ये अमेरिका को सोवियत संघ का जवाब था, क्योंकि अमेरिका ने 1980 में मॉस्को में हुए ओलंपिक गेम्स का बहिष्कार किया था। ये दोनों देशों के बीच चल रहे शीत युद्ध का नतीजा था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे देश को हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों को लेकर नए संस्कारों की जरूरत है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन इस तरीके से करने चाहिए ताकि आम जनता को ये लगे कि आप स्वार्थी नहीं हैं और आम लोगों के बारे में भी सोचते हैं। ये संस्कार पूरे भारत को अपनाना होगा। नमस्कार।